हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आज की वीडियो में हम सेक्शन 31 से सेक्शन 38 कवर करेंगे, जो है टॉपिक इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, एंड दिस इज चैप्टर 5 इन द बेयर एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 31, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही कि इस प्रोविजन के रिगार्डिंग पहले कॉन्ट्रैक्ट में देखो, क्या पता इस प्रोविजन के कुछ कॉन्ट्ररी में ही वहाँ पे लिखा हो। सेकंड, सेक्शन 30 को देखना है। सेक्शन 30 क्या था, जिसमें माइनर को हम एज अ पार्टनर के बेनिफिट्स में एडमिट करते हैं, नॉट एज अ पार्टनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो 31 को यूज़ करके 30 को आप को ओवरराइड नहीं कर सकेंगे। 31 में ये लिखा है कि किसी को भी पार्टनर अगर एडमिट करना है तो सब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट के साथ ही करना होगा, सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट के साथ करना है। बट दिस डजंट मीन कि आप सेक्शन 30 में जहाँ पे स्पेशली माइनर को एडमिट करने का सिचुएशन दिया हुआ है, वो भी टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, आप उसको जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन आप उसको एडमिट नहीं करा सकते, ओवरराइड नहीं हो सकता। तो वहाँ पे स्पेशल सिचुएशन है माइनर के साथ डील करने की, वो 30 ही फॉलो होएगा। 31 से आप 30 में कोई लूप होल निकाल के यू कैन नॉट ओवरराइड इट। अच्छा, इसमें जो ये लाइन है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स लिखने का रीज़न ये है कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी कंसेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी पार्टनर होने ही वाला है। तो ऑफकोर्स वो अपने लिए तो वो वोट वैसे भी रखेगा ही कि अगर उसको पूछा जाए, अगर उसका भी कंसेंट मैटर करता, ये लॉ बोलता कि उसका भी कंसेंट चाहिए, तो ऑफकोर्स वो भी अपना कंसेंट रखता। बट लॉ ये चीज़ नहीं रिक्वायर कर रहा है कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसका भी वोट काउंट हो। यहाँ पे कंसेंट ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की होनी चाहिए कि ये जो इनकमिंग पार्टनर है इसको हम एडमिट करना चाहते हैं। सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, अ पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म डज नॉट देयर बाय बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकेम अ पार्टनर। सो अगेन यहाँ पे वही सेक्शन 30 के प्रोविजंस के रिगार्डिंग कि सेक्शन 30 में माइनर वाला केस को उसी के साथ डील करना है, 31 से ओवरराइड नहीं कर सकते। बाकी ये जो इनकमिंग पार्टनर है, ये जिस दिन से पार्टनर बना है उसी दिन से लाइबल हो जाएगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। मतलब अपनी ज्वाइनिंग से पहले जो भी ऑब्लिगेशंस रही हैं फर्म की, उसके लिए लाइबल ये नहीं है एज पर दिस सेक्शन। लेकिन शुरुआत में क्या बोला था कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट में इसके अगेंस्ट हो सकता है। मतलब कि जो इनकमिंग पार्टनर है, अगर वो चाहे अपनी मर्ज़ी से वो ये लाइबिलिटी बिफोर हिज ज्वाइनिंग, इफ़ ही अग्रीज टू इट कि मैं वो वाली उसके लिए भी लाइबल होने को रेडी हूँ, तो ही पॉसिबल है। अदरवाइज एक्ट में सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ही विल नॉट बी मेड लाइबल, उसे होना ही नहीं है, अपनी ज्वाइनिंग के दिन के बाद से ही होना है। ऑल्सो यहाँ पे जो इनका अग्रीमेंट है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में और इनकमिंग पार्टनर में, इस बात के रिगार्डिंग कि वो बिफोर हिज ज्वाइनिंग वाले एक्ट्स के लिए भी लाइबल होने को रेडी है। लेकिन ये अपने आप में इनफ नहीं होगा, क्योंकि फर्म को जो उसके लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन्हें भी तो नोटिस देना है कि अब ये नया इनकमिंग पार्टनर आ गया है, अब हमारा पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है। अभी हम 10 पार्टनर्स थे फॉर एग्जांपल, अब हम 11 पार्टनर्स हो गए हैं। तो लेंडर्स को भी तो पता होना चाहिए जो थर्ड पार्टी हैं और जिनकी लाइबिलिटीज़ ही तो ये पार्टनरशिप बियर करती है, और ये नए पार्टनर ने भी जिसके लिए अग्री करा है, तो जिसको लाइबल है उसे भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो अग्रीमेंट होगा ये बस आपस में इन पार्टनर्स के बीच में इनफ नहीं है, इस अग्रीमेंट की नोटिस लेंडर्स को भी होनी चाहिए और उनका भी अग्रीमेंट होना चाहिए कि उन्होंने भी एक्सेप्ट करा है इस न्यू पार्टनरशिप को एज देयर डेटर्स। एक और चीज़, जहाँ पे 2 ही पार्टनर्स की पार्टनरशिप है और किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे ये वाला सेक्शन इनकमिंग ऑफ अ पार्टनर के लिए जो कंसेंट चाहिए बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि अब पार्टनर दूसरा है ही कौन, एक ही पार्टनर है, बाकी और तो है ही नहीं। तो एक तो इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंडली, पार्टनरशिप में जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत ही बेसिक जो एसेंशियल है कि 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए, तो अब तो एग्जिस्टिंग तो बस एक ही पार्टनर है, तो पार्टनरशिप वैसे भी डिसॉल्व हो गई। इनकमिंग पार्टनर वाला सिचुएशन तो यहाँ पे वैसे भी और भी ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाएगा। सेक्शन 32, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, सेकेंड इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, और where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire. Okay,
बेसिकली यहाँ पे हमें 3 तरीके बताए गए हैं, 3 मोड्स बताए गए हैं जिससे कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। पहला है कि सारे पार्टनर्स की अग्रीमेंट से, ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, वो सबकी कॉन्सेंट से होगा। सेकंड बताया गया है कि जो एक्सप्रेस अग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डीड है, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस लिखे होंगे, जो भी वहाँ पे तरीका लिखा होगा करने का, उसी को ही फॉलो करना है। एक्सप्रेस अग्रीमेंट लिखा है यहाँ पे। थर्ड सिचुएशन में बताया गया है कि जहाँ पे पार्टनरशिप एट विल है, मतलब कि ड्यूरेशन उस पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड नहीं करी है कि वो कब तक उसको रन करेंगे, बस चली आ रही है, चलती जा रही है, वहाँ पे किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना है तो तरीका एक दे रखा है कि अपना इंटेंशन बताते हुए राइटिंग में एक नोटिस दे दो बाकी सब पार्टनर्स को। सिर्फ ये एक्ट करने से ही उसका रिटायरमेंट इफेक्टिव हो जाएगा, उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। तो अच्छा, अब क्लॉज ए और क्लॉज बी इंडिपेंडेंट है, सबका कॉन्सेंट ले लो या अग्रीमेंट, एक्सप्रेस अग्रीमेंट फॉलो कर लो, लेकिन इन प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो, ये दोनों कंबाइंड भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट में ही लिखा हो कि इसके लिए आपको कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी, तो आपने क्लॉज बी फॉलो करा, अग्रीमेंट फॉलो करा, उसमें ये भी लिख दिया कि कॉन्सेंट लेकर आना पड़ेगा सबकी, तो दोनों ही क्लॉजेस इसमें ऑपरेटिव हो गए। ठीक है। अच्छा, सब सेक्शन 2 पे आने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि एक रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म क्या होती है और वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से कैसे अलग है, मतलब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। ओके, जब भी कुछ भी चेंज होगा एक फर्म के स्ट्रक्चर में, कोई पार्टनर आया, कोई पार्टनर गया, आया होगा इनकमिंग करके, गया कैसे, रिटायरमेंट होके या एक्सपेल्ड होके या डेथ से, जो अभी हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, अब इस चक्कर में ही कोई नया आ गया तो अब चेंज करना पड़ेगा, कोई चला गया तो अब चेंज करना पड़ेगा, या कुछ रिलेशन चेंज हो गए, या उनके पार्टनर्स के रिलेशन चेंज हो गए, उनकी ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ उन्हें चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, तो कोई भी ऐसा चेंज जो हो गया जो जिससे अब एक नया अग्रीमेंट बनेगा बिटवीन द सेम पार्टनर्स, या जो अब पार्टनर्स अब जो नए हो गए उनके बीच में, बेसिकली फर्म, पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में रहेगी, उससे कुछ नहीं हो रहा है। अब जो पार्टनर्स अब जो बचे, अगर रिटायरमेंट हो गया 11 पार्टनर से फॉर एग्जांपल 10 बचे, तो अब 10 लोग अब नया अग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें अब 10 लोगों के नाम होगा, बस उस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करना पड़ेगा, गुडविल का काउंटिंग करना पड़ेगा, सारे प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा, सब एक नया स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप डिफाइन करना पड़ेगा, बस एक नया अग्रीमेंट बन जाएगा बेसिकली। और ये चीज़ थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो पता हो कि भाई अब नया स्टेट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, अब कौन से चले गए, कौन से हैं, अब फाइनल स्टेटस क्या है, भाई मैं ये लोग मुझे ये फर्म मुझे लाइबल है, तो उन्हें भी तो पता हो कि अब फर्म का स्टेटस क्या है, अब फर्म में हैं कौन कौन लोग। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, वहाँ पे तो फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है, पूरा फर्म का लीगल एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है, सब बिजनेस ख़त्म, सब, और सेक्शन 48 के हिसाब से सारा सेटलमेंट भी हो जाता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट, सारे लाइबिलिटीज सब कुछ सेटल हो जाती हैं। तो इसको भी आगे देखते हैं एक बार, अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 32 का कि एक रिटायरिंग पार्टनर जो है, देखो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो रिटायरिंग पार्टनर ने जो अपने लास्ट वर्किंग डे है तब तक वो पार्टनर है, दैट मीन्स वो बिल्कुल लाइबल होगा एक्ट्स ऑफ द फर्म के लिए टू द थर्ड पार्टीज़। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहे हैं कि एक अगर अग्रीमेंट हो जाता है थर्ड पार्टी के बीच में और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के बीच में, जो अब बाकी लोग जो बचे हैं, अब जो फर्म चला रहे हैं, इन दो लोगों के बीच में, कि इस रिटायरिंग पार्टनर को हम फ्री कर रहे हैं, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसकी लाइबिलिटी से, जब तक कि वो रिटायर नहीं कर जाता, तो तब तक जो भी एक्ट्स ऑफ द फर्म होंगी, फॉर एग्जांपल अगर एक रिटायरिंग पार्टनर को 2 महीने का नोटिस सर्व करना ही करना है, 60 डेज़ का नोटिस सर्व करना है, यहाँ पे वो अग्रीमेंट कर सकते हैं कि तुम 60 डेज़ तक के लिए तुमको हमने डिस्चार्ज कर दिया, यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइबल फॉर दीज मैनी डेज फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो थर्ड पार्टी को भी पता है कि ये यहाँ पे इसको ये यहाँ से फ्री है, तो सबको सब चीज़ पता है यहाँ पे बेसिकली। और ये जो अग्रीमेंट है ये एक्सप्रेस तो होगा ही होगा, लेकिन ये अप्लाइड भी हो सकता है, जो कोर्स ऑफ डीलिंग से इंडिकेट हो सकता है। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे अपने रिटायरमेंट की नोटिस तो देना ही पड़ेगा सब स्टेक होल्डर्स को, टू द आउटसाइड वर्ल्ड, टू द थर्ड पार्टीज़। अगर वो नहीं दे रहा है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि यार ये अब डिसोसिएट हो चुका है, ये सेपरेट हो चुका है, वो तो उसको लाइबली मानते चलेंगे। तो अगर पब्लिक नोटिस वो नहीं दे रहा है तो वो उसका फॉल्ट है। तो अगर आगे जाके इवन आफ्टर इस रिटायरमेंट उसे लाइबल अगर अकाउंट किया गया फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, तो वो ये प्ली नहीं ले सकता कि मैं तो सेपरेट हो चुका था इस डेट के बाद से,
हो गए होंगे, आपने नोटिस तो नहीं दिया ना, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप सेपरेट हो चुके हो? तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हो तो आप फॉर द इन द आइज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड आप स्टिल पार्टनर हो। कब नहीं हो एक्सेप्शन, क्या सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे पार्टनर अगर नोटिस नहीं भी दे रहा है, पब्लिक नोटिस नहीं भी दे रहा है, तब भी वो लाइबल नहीं होगा फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। कब होगा ऐसा? जब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि वो कभी पार्टनर भी था, थर्ड पार्टी उसे कभी पार्टनर जानता ही नहीं था फ्रॉम डे वन। वो 10 साल पार्टनर रह लिया फर्म में, अब 11वें साल में वो निकल के चला गया, उसे पता ही नहीं था ये पार्टनर भी था, तो फिर कोई डैमेज ही नहीं हुआ, तो फिर क्या लाइबिलिटी और फिर क्या नोटिस देना या ना देना, है ना। सेक्शन 4 ये कहता है कि जो ये नोटिस है, जो पब्लिक नोटिस देना है, या तो ये रिटायरिंग पार्टनर खुद दे दे, या जो फर्म जो बनी है जो नए एग्रीमेंट के साथ, जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, उसमें से कोई पार्टनर ये इन्फॉर्मेशन दे दे, पब्लिक नोटिस दे दे कि अब दिस पार्टनर इज नो लॉन्गर विद अस। ये बात ज़रूर जान लो कि रिटायरमेंट से कहीं नहीं ऐसा लिखा सेक्शन 32 के अंदर कि रिटायरमेंट होने से फर्म डिसॉल्व हो जाती है। रिटायरमेंट बस एक तरीका है कि एक पार्टनर को अपना अलग होना है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही। फर्म ज़रूर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नया एग्रीमेंट बन जाएगा उनके बीच में, प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है। और ये केस है विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद अग्रवाल। उसमें भी ये बताया गया था कि सेक्शन 32 कहीं से भी ये इंटरप्रेट नहीं करता है कि डिसॉल्व होती है फर्म रिटायरमेंट होने पे। एंड सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट में भी तो लिखा ही होगा ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था इस केस में कि फर्म स्टिल कंटिन्यू करेगी। सेक्शन 33, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। A partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners, save in the exercise in good faith of powers conferred by a contract between the partners। इसका मतलब बस मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर से डिसाइड नहीं कर लेंगे कि किसी को एक्सपेल करना है, सिर्फ उन्हीं के कॉन्सेंट से नहीं होगा तो बस एक कंडीशन में, जिसे टेस्ट ऑफ गुड फेथ भी कहते हैं। इसमें तीनों कंडीशन होनी होंगी। पहला, उसे एक्सपेल करना पार्टनरशिप के बेनिफिट में था, इंटरेस्ट में था, नहीं तो वो डैमेज करता, वो उसको हटाना ही बेनिफिशियल था। मे बी वो बैड एलिमेंट था, फर्म में इलीगल एक्टिविटी करता था, जो भी था उसे हटाना ही बेनिफिशियल था। सेकंड, ये पावर कन्फर हो रही है कि सब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कर सकते हैं, अग्रीमेंट से निकल के आ रही है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, तो ये पावर एक तो वहाँ से भी कन्फर होनी चाहिए। एंड थर्ड, जिस पार्टनर को एक्सपेल किया जा रहा है उसे नोटिस देना होगा इस बारे में, और उसे चांस मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। ऑडी ऑल्टरम पार्टिम, मतलब उसे अनहर्ड आप नहीं भेज सकते, आप उसको नोटिस दो, बताओ कि ऐसा हम उसके साथ कर रहे हैं, बट स्टिल ही शुड बी गिवन अ चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ, एंड आप उसको कम से कम सुनोगे कि वो क्या बोल रहा है। अच्छा, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर में एक और चीज़ ये है कि ये तीनों चीज़ें कि गुड फेथ में अगर नहीं है, और ऑडी ऑल्टरम पार्टिम आपने नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया एक्सपेलिंग पार्टनर को, बेनिफिशियल नहीं था, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में नहीं था ये, और अगर ये पावर कन्फर नहीं हो रही थी अग्रीमेंट से कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स के कॉन्सेंट से हो सकता है, तो फिर ऐसा एक्सपल्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। इस एक्सपल्शन को वैलिड होने के लिए ये 3 कंडीशंस का होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इसमें भी सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 बिल्कुल सेम टू सेम है जो प्रीसीडिंग सेक्शन में हमने पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। मतलब कि सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो हमने वहाँ पढ़ा था कि रिटायरिंग पार्टनर को हम रिटायरमेंट से उसके पहले तक के जितने भी वो हैं एक्ट्स ऑफ द फर्म है उससे फ्री कर सकते हैं। सेम हियर, जो एक्सपेलिंग पार्टनर है उसको उसके लास्ट वर्किंग डे तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, और ये अग्रीमेंट होना है थर्ड पार्टी के बीच में एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। थर्ड सबसेक्शन कि इसे भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर आप उन्हें कैसे पता कि तुम एक्सपेल हो चुके हो। एंड फोर्थ, ये जो नोटिस देना होगा ये पार्टनर खुद दे दे, एक्सपेलिंग पार्टनर, या फिर बाकी फर्म के बाकी पार्टनर से नोटिस दे दें। सेक्शन 34, एक और चीज़, एक्सपल्शन से भी ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी मीनिंग इंटरप्रेट नहीं होता है कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, रिटायरमेंट से डिसॉल्व नहीं होती फर्म, एक्सपल्शन से डिसॉल्व नहीं होती फर्म। नेक्स्ट पर आते हैं सेक्शन 34, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एजुडिकेटेड and insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made by the court, whether or not the firm is dissolved। जिस दिन से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट एजुडिकेट हो गया कोर्ट की डिक्री से, उसे कोर्ट ने बोल दिया कि ये इंसॉल्वेंट है, उस दिन के ऑर्डर से ही, उसी दिन के ऑर्डर से ही वो पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर। आप लास्ट में एक लाइन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर और नॉट द फर्म इज डिसॉल्व्ड। इसका मतलब ये है
कि इंसॉल्वेंसी से, किसी एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने से भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि ये लास्ट में जो लाइन लिखनी पड़ी है इनको कि वेदर और नॉट द फर्म इज़ डिसॉल्व, मतलब कि अभी तक फर्म के डिसॉल्व, क्या पता हमने उसका सूट डाला भी था, अभी तब तक वो डिसॉल्व नहीं हुई, मे बी उसको टाइम लगना हो होने के लिए, या नहीं भी हो रही है फॉर एनी रीज़न व्हाट्सोएवर, लेकिन ये इंसॉल्वेंट पार्टनर उस दिन से पार्टनर बनना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंसॉल्वेंसी से बाय डिफ़ॉल्ट इस एक्ट के हिसाब से फर्म डिसॉल्व हो जाती है। सबसेक्शन 1 तो ये कह रहा है। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज़ नॉट डिसॉल्व्ड by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication was made. यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस दिन से वो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट एजुडिकेट हो गया है उस दिन के बाद से ना फर्म लाइबल है कि उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के किसी भी एक्ट के लिए जो भी वो अब यहाँ से निकलने के बाद करता है, और ना उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की कोई भी एस्टेट या प्रॉपर्टी लाइबल होगी थर्ड पार्टी के लिए। इंसॉल्वेंट पार्टनर तो लाइबल हो ही नहीं सकता, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन आप उसकी कोई प्रॉपर्टी से तो अकाउंट करवा सकते हो ना थर्ड पार्टी को, लेकिन आप उस दिन वो भी नहीं करा सकते हो जिस दिन से एजुडिकेट हो चुका है उसके बाद से। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन यहाँ पे ये दी हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे लिखा है कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, तो यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट में बताना होगा। अगर लिखा है कि इंसॉल्वेंसी से फर्म स्टिल कंटिन्यू करेगी तो करेगी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो सेक्शन 34 ये इंटरप्रेट करता है कि फर्म डिसॉल्व हो जाती है। सेक्शन 35 लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ अ डिजीज पार्टनर वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज़ नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर द एस्टेट ऑफ अ डिजीज पार्टनर इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। डिजीज पार्टनर है तो उसके डेथ के बाद से उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप लाइबल होल्ड करना चाहो तो नहीं कर सकते। और यहाँ भी एक और चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा है कि वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि किसी भी पार्टनर की डेथ होने से फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है एज़ पर दिस एक्ट। लेकिन अगर डिसॉल्व नहीं कराना है तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होएगा कि किसी भी पार्टनर की डेथ होने से फर्म स्टिल कंटिन्यू करेगी। तो अभी तक हमने क्या समझा कि रिटायरमेंट और एक्सपल्शन बिल्कुल फर्म को डिसॉल्व करे बगैर हो सकते हैं, और इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में नॉर्मली अगर सिर्फ इस एक्ट के हिसाब से चले और कोई कॉन्ट्रैक्ट में इसके कॉन्ट्ररी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। फर्म को डिसॉल्व नहीं कराना है और स्टिल कंटिन्यू कराना है तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले सिनेरियो में। सेक्शन 36 राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पीटिंग बिजनेस, ये कहता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है वो सिमिलर बिजनेस बिल्कुल ही मे ऑन कैरी ऑन कर सकता है, मतलब उससे वहाँ पे रोका नहीं जाएगा। इवन वो एडवर्टाइज भी कर सकता है उस बिज़नेस को, बट ये फॉलोइंग 3 चीज़ें हैं जो उसे करना अलाउड नहीं है जब तक कि इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कॉन्ट्ररी अगर मेंशन्ड है तभी अलाउड होएगा, अदरवाइज़ नहीं। क्या? फर्म नेम वो यूज़ नहीं कर सकता। आउटगोइंग पार्टनर इस फर्म के कंपीटिंग जैसा कोई नेचर का फर्म खोल सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट उसे अलाउ नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही अगर अलाउ करेगा तो ही पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज़ एक्ट ये कहता है कि वो सेम फर्म का नाम तो नहीं यूज़ कर सकता। सेकंड, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि वो स्टिल इस फर्म के बिजनेस को कैरी कर रहा है जिस फर्म से वो निकल के आ चुका है। थर्ड, अब इस फर्म के कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को वो पोच नहीं कर सकता, सॉलिसिट नहीं कर सकता तब तक जब तक कि ये चीज़ें अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट से अलाउ नहीं हो रही हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, वो अलाउ कर दे रहे हैं तो स्टिल वो कंपीटिंग बिजनेस भी खोल सकता है, सेम फर्म का नाम यूज़ भी कर सकता है, रिप्रेजेंट भी दिखा सकता है खुद को कि मैं स्टिल उनका बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूँ, और इवन वो सॉलिसिट भी कर सकता है कस्टमर्स को एज लॉन्ग एज दी कॉन्ट्रैक्ट इज़ प्रोवाइडिंग फॉर दैट। अच्छा, इसके साथ सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी समझ लेते हैं। उसमें क्या बताया हुआ है कि हम किसी को बिज़नेस करने से, सिमिलर बिज़नेस करने से रोक नहीं सकते, और किस केस में रोक सकते हैं? जब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे कि इस एक पर्टिकुलर एरिया में आप नहीं कर सकते या एक पर्टिकुलर फील्ड में आप उस सिमिलर नेचर का आप नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बताया गया है कि एक पार्टनर अग्रीमेंट बना सकता है बाकी पार्टनर्स के साथ। पार्टनर मे मेक एन अग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स कि वो कैरी ऑन नहीं करेगा सेम नेचर ऑफ बिजनेस,
क्योंकि सेक्शन 36 तो रोक नहीं रहा है, बिल्कुल कैरी ऑन कर सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 27 जो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को वॉइड बोलता है कि ऐसा कोई अग्रीमेंट होना वॉइड हो जाता है, वो यहाँ पार्टनरशिप वाले केस में वैलिड रहेगा अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है तो। इवन वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में भी वो वैलिड रहेगा, बस कंडीशन ये है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए कोर्ट को। सेक्शन 37 राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। सेक्शन 37 ये बताता है कि जहाँ पे कोई पार्टनर अब पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, या तो डेथ हो गई है या वो बाकी 3 तरीके जो थे, रिटायरमेंट हो गया, एक्सपेल्शन हो गया है या इंसॉल्वेंसी हो गया है, और जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कंटिन्यू करा है बिज़नेस को चलाते रहना, और अभी तक प्रॉपर्टी ऑफ द बिज़नेस जो फर्म जो प्रॉपर्टी है उसका सेटलमेंट नहीं करा है और स्टिल वो बिज़नेस कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जहाँ पर डेथ वाला केस हो गया तो जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए उस डिसीज पार्टनर के वो, और जहाँ पे जो आउटगोइंग पार्टनर था वो खुद ये ऑप्शन ले सकते हैं जहाँ पे अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक्ट ये कहता है कि वो लोग ये ऑप्शन ले सकते हैं कि जितना उस आउटगोइंग पार्टनर का जो शेयर था इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और जितना उसका यूजेज था, या तो उसके हिसाब से उतनी वैल्यूएशन के हिसाब से हमें शेयर दे दो, या फिर 6% फ्लैट पर एनम के रेट पे उन्हें उनका शेयर मिल जाए। एंड 6% ऑफ व्हाट, जो शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी है उस पे 6% काउंट होएगा। तो ये तो एक्ट बोल रहा है, लेकिन क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट में अदरवाइज कुछ भी और लिखा है तो वो फॉलो होएगा। 6% ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो, 12% लिखा हो, जो भी अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तरीका कि कैसे इनको अपना शेयर लेना है सर्वाइविंग पार्टनर्स से, तो वो फॉलो होएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है अग्रीमेंट के अंदर, तो फिर ये वाला एक्ट फॉलो होगा, ये वाला सेक्शन फॉलो होगा। इसमें एक एक्सेप्शन ये दिया हुआ है कि जहाँ पे अगर ये ऑप्शन था कि ऐसा अरेंजमेंट था कि जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होंगे वो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर खरीद लेंगे, तो उस केस में उनका जो वहाँ पे पेमेंट हो गया परचेज़ करने पे ऑफ द शेयर वही उनको मिलेगा। फिर ये जो यहाँ पे जो ये शेयर के लिए आ जाए, शेयर के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होंगे, कोई फर्दर शेयर लेने के लिए आउटगोइंग पार्टनर या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज पार्टनर नहीं आ सकते। जो परचेज के टाइम पे फिर जो सेटलमेंट हो गई, वैल्यूएशन हो गई, वही उनका फाइनल था। सेक्शन 37 का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मानिए 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C। A बैंकरप्ट हो गया और वो डिसोसिएट हो चुका है, पार्ट सेपरेट हो चुका है। B और C पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। A का पार्टनरशिप में 3/8 शेयर था और ये उसको B और C ने उसका शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म नहीं दिया, सेटल नहीं करे उसके अकाउंट्स। तो जिस दिन से A बैंकरप्ट हुआ है और इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हुआ है, और उस दिन के बाद से फर्म तो चूँकि हमें पता है एक्ट से डिज़ोल्व होती है अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं लिखा है कि नहीं होगी, तो उस दिन के उसके एडजुडिकेशन के दिन के बाद से लेके और जब तक फाइनल लिक्विडेशन नहीं हो जाती, फर्म की डिज़ोल्व नहीं हो जाती, तब तक जितने भी फर्म के प्रॉफिट्स बने हैं उसका भी 3/8 इसको एंटाइटल्ड है मिलना। तो जब फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी और जब फाइनली सेटलमेंट होगा तब इसको वो उसके जाने के बाद से भी जो 3/8 के रेशियो में इसको प्रॉफिट्स और इसका शेयर इन द प्रॉपर्टी मिलना है। एंड सेक्शन 38 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। यहाँ भी वही वाली चीज़ बताइए है कि अगर अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो वो देखो, वहाँ से अलाउ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक कंटिन्यूइंग गारंटी दी जाती है फर्म की तरफ से टू थर्ड पार्टीज़ को या किसी और फर्म को ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, लेकिन वो रिवोक हो जाएगी जिस दिन से वो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। जैसे ही वो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, अभी जब हमने पीछे पढ़ा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, जब भी कुछ चेंज हो गया, तो उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन से ही वो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, अनलेस अग्रीमेंट में क्लॉज में कुछ इसका ऑपोजिट बताया गया है तो पहले वही फॉलो होएगा। तो आई होप आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। जो भी कोई डाउट्स होंगे प्लीज़ राइट इन दी कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे ऑफ द बेयर एक्ट, जो है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये सेक्शन 39 से सेक्शन 55 तक कवर्ड है और यहाँ पे हम फर्म डिसॉल्व कैसे होती है और क्या उसका सारा प्रोसीजर है वो सब पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।